तो स्वागत है आपका अपने चैनल भाटी क्लासेज राउसर पर। तो हम बात करने वाले हैं आज शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो जो व्यक्ति इस भाटी क्लासेज राउसर चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारी बीएसटीसी एग्जाम के लिए क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बीएसटीसी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। जो सर्वाधिक नंबर देने का हमारा एक टॉपिक है, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल सा टॉपिक है। तो हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि, या जिसे बोलते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम देखते हैं भाई कौन कौन सा हमारा सिलेबस है। तो शिक्षण अभिरुचि में आपका सिलेबस रहने वाला है मुख्य रूप से। इस सिलेबस की बात करें तो नंबर 1 आ जाता है आपका शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम पहला है हमारा शिक्षण अधिगम, जिसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा है सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। और जो तीसरा है हमारा वो है संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल। और नंबर 4 पहला हो गया शिक्षण अधिगम, सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व उसके बाद हमारा नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता। कितने हो गए? 4। और 5वां आता है आपका सामाजिक सजगता, सामाजिक सजगता, सजगता या सजगता। और 6 नंबर हमारा टॉपिक आएगा सृजनात्मक, सृजनात्मक। टोटल हमारे इसमें 7 टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर। इन 7 की हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपका व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण। इतने टॉपिक हमारे क्या है इस शिक्षण अभिरुचि में रहने वाले मुख्य रूप से हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारा शामिल होने वाली है। इसी के साथ हम पहले पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के बारे में। यानी शिक्षण अधिगम को हम टॉपिक लेते हैं, तो आप हेडिंग लगाओ शिक्षण अधिगम। हेडिंग क्या लगानी है आपको? शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। तो नंबर 1 आता है आपका शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भी शिक्षण और अधिगम क्या होता है, होता क्या है शिक्षण अधिगम। या हम बात करें, इसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग। शिक्षण को क्या कहते हैं? टीचिंग। और अधिगम को कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। तो टीचिंग का मतलब क्या होता है? सीखना या सिखाना। और लर्निंग का सीखना या सिखाना। अगर हम देखें, टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। क्या होता है? सिखाना। और लर्निंग का अर्थ आपको पूछे तो क्या होता है? सीखना। तो सिखाता कौन है? अध्यापक। और सीखता कौन है? विद्यार्थी। अर्थात इसका शिक्षण का मतलब क्या हो गया? सिखाना। और अधिगम का आपसे मतलब पूछा जा सकता है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। इस प्रकार शिक्षण अधिगम का मतलब पूछे तो सिखाना व सीखना। क्या होता है? सिखाना व सीखना। तो ये दोनों अलग अलग है आपके। पहले हम बात करते हैं शिक्षण। भाई शिक्षण आपका क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण है जो आपका क्या है? शिक्षण के बारे में अगर हम देखें
अर्थात टीचिंग। टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षण, तो शिक्षण की परिभाषा दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई है। शिक्षण का मतलब ये होता है टीचर से संबंधित आपके अध्यापक से, इसका मतलब होता है सिखाना। क्या होता है? सिखाना। तो एक व्यक्ति आता है हम्फ या डफन, क्या नाम है? हम्फ या डकन, हम्फ या डकन, ये दो व्यक्ति है जिन्होंने, व्यक्ति तो ये एक ही, इनके क्या अलग अलग दो नामों से जाना जाता है। इसने परिभाषा दी थी आपके कि शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। शिक्षण कितने चरणों वाली प्रक्रिया है? 4 चरणों वाली। ये आपसे पूछा जा सकता है ये बात किसने कही थी? भाई शिक्षण है वो 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी? तो हम्फ या डक्कन के द्वारा कही गई थी। तो 4 चरण है कौन कौन से? तो नंबर 1 आता है योजना। क्या है? योजना। 4 चरणों वाली पहला चरण कौन सा है? योजना। दूसरा चरण पूछे तो दूसरा चरण आएगा निर्देश। क्या है? निर्देश। तीसरा चरण आपसे पूछे तो क्या बताओगे? मापक। क्या है? मापक। और चौथा चरण पूछे तो मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। पहली बात योजना। अब मैं आपको सीधा ही बोल दूं, देख एक व्यक्ति और खड़ा होकर आप यहां पर पढ़ाओ, तो क्या आप पढ़ा सकते हो? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है भाई पढ़ाने के बारे में, फिर सीधा ही आपको बोल दूं कि आ जाओ, आप एक व्यक्ति को खड़ा करके बोल दूं कि आ जाओ आप यहाँ पर पढ़ाओ, तो सामान्य सी बात आप नहीं पढ़ा सकते। तो पहले पढ़ाने के लिए हमें क्या है? योजना बनानी पड़ेगी। आप सीधे क्लास में जाकर पढ़ाओगे क्या? हम नहीं पढ़ा सकते। मान लो 1 जुलाई को स्टार्टिंग से स्कूल लगते हैं, हम पहले दिन स्कूल में जाते हैं, तो क्या हम पहले दिन स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते। पहले दिन हमें यह ध्यान रखना है बच्चों के साथ बात करनी होगी, अंतःक्रिया। क्या करनी होगी? बच्चों के साथ बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हम थोड़ा सिलेबस पर बात करेंगे, किताब से संबंधित बात करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान के भी बारे में बात करेंगे। यानी हमें योजना बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें क्या पढ़ाना है उसकी भी पहले क्या बनानी पड़ेगी? योजना बनानी पड़ेगी। फिर योजना बनाने के बाद हमारा काम होगा निर्देश देना। आपको पता है ज्ञान तो बच्चों को पहले भी होता है, चाहे कहां भी पढ़ाओ, लेकिन उनको निर्देश करने, भाई ये इस प्रकार है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, यानी उनको हमें बताना, उनको क्या देना? हमें निर्देश देना, उनको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, उनका ये काम होता है निर्देश। क्या होता है? निर्देश। अब हमने पढ़ा दिया, निर्देश भी कर दिया, अब हम लेंगे मापक करेंगे उनका। तो मापक करने के लिए हम लेंगे उनका एक टेस्ट। क्या लेंगे? टेस्ट। क्या लेंगे? टेस्ट। मान लो किसी भी सब्जेक्ट का ले लिया टेस्ट, तो जरूरी थोड़ी है एक सब्जेक्ट के अंदर आपके मान लो कोई टेस्ट लिया, मैंने 100 नंबर का पेपर था, किसी के नंबर आया 10 या 15, तो वो हो सकता है कि पढ़ाई के अंदर तो कमजोर है, ठीक है, मैंने नंबर दे दिए, यानी हमें पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति टैलेंटेड है, कौन व्यक्ति कमजोर है पढ़ाई के अंदर। हमें किससे पता चला? मापक से पता चला। किससे पता चला? मापक से। उसके बाद हम करेंगे मूल्यांकन। जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई में होशियार हो। आपको पता है हर शनिवार को बाल सभा होती है प्रत्येक विद्यालय में, या फिर प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। मान लो कोई बच्चा है क्रिकेट में, आप देख सकते हो मतलब एकदम धुरंधर व्यक्ति है क्रिकेट के अंदर, मतलब बहुत ज्ञान है क्रिकेट का हमेशा, और वो क्रिकेट वाला व्यक्ति हो सकता है कि पढ़ाई के अंदर वीक हो, कमजोर हो, यानी उसका मूल्यांकन हो सकता है कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही नहीं देता हो, कमजोर है पढ़ाई में, हो सकता है कि अपना कैरियर क्रिकेट से बनाए। तो जरूरी नहीं है। तो शिक्षण का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से हो, तो उसका मूल्यांकन हम वहां पर कर सकते हैं। क्रिकेट में वो क्या है? प्रतिभाशाली हो सकता है, वो पढ़ाई में नहीं हो, यानी अलग क्षेत्र में भी आपका व्यक्ति है क्या? होशियार हो सकता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? भाई मूल्यांकन करते हैं उसका। इस प्रकार हमें एक शिक्षण के इसने बताया था, हम या डक्कन ने भी, शिक्षण 4 चरणों की प्रक्रिया, एक योजना, निर्देश, मापक और मूल्यांकन। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आया एक नया व्यक्ति जिसका नाम था बर्टन। क्या नाम था? बर्टन। बर्टन ने क्या बात कही?
तो बर्टन की अगर बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रेरित करने, क्या करने, शिक्षण अधिगम प्रेरित यानी मोटिवेट, शिक्षण अधिगम प्रेरित करने या मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया है कि शिक्षण अधिगम अधिगम प्रेरित करने या मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया है। करने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह बात किसने की थी, बर्टन ने की थी। इसने कहा भी शिक्षण अधिगम है, जो एक टीचर पढ़ा रहा है वो किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, यानी उनको प्रेरित करने की भी एक क्या है ये प्रक्रिया, जो किसने बात की थी, आपके बर्टन ने की थी। किसने की थी, बर्टन ने। ये थी हमारी शिक्षण से संबंधित दो परिभाषाएं। आपसे पूछा जा सकता है अपन शिक्षण को कितने चरणों वाली प्रक्रिया बताइए, तो 4 चरणों वाली, योजना, निर्देश, मापक और मूल्यांकन, जिसमें 4 चरण शामिल है। उसके बाद बर्टन ने शिक्षण अधिगम प्रेरित करने या मार्गदर्शन करने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ये बात आपको विशेष तौर से क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। एक टीचर पढ़ाता है ना, तो उसकी बहुत सारी क्या होती है विशेषताएं, उसको किस प्रकार पढ़ाना है। क्या क्लास में पहले दिन जाते ही पढ़ाते ही लग जाए, पहले दिन जाएंगे तो हो सकता है कि हमें पता ही नहीं हो कि जो विद्यार्थी आप किस प्रकार किस लेवल के हैं और क्या चीज इनको पढ़ानी है। तो पहले हम क्लास में पहले दिन जाते ही सीधा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आगे क्या हम शिक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। तो विशेषता में पहली विशेषता आपकी अंतःक्रिया। क्या है, अंतःक्रिया। क्या है पहली विशेषता, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया यानी जैसे हम पहले दिन कोई भी स्कूल है, चाहे कोचिंग है, चाहे कॉलेज है, जब हम पढ़ाने लगते हैं, जिस प्रकार विद्यालय 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, तो पहले दिन हम जाते ही पढ़ाना नहीं चाहिए। जाते ही उन बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। बात करने से हमें उनका लेवल पता चलता है कि किस लेवल के बच्चे हैं, इनको पहले दिन क्या पढ़ाना चाहिए। यानी पहली एक प्रकार की शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, या अंतःक्रिया कह सकते हैं। क्या है, शिक्षण एक अंतःक्रिया, यानी इस अंतःक्रिया के अंदर 2 व्यक्ति हमेशा शामिल होते हैं। एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है अंतःक्रिया के अंदर। 2 व्यक्तियों की तभी हम क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संवाद। यानी 2 कौन से, एक तो अध्यापक का होना आवश्यक है। किसका होना, अध्यापक। और दूसरा एक विद्यार्थी चाहिए, एक ही हो चाहे कितने हो, लेकिन कम से कम एक विद्यार्थी का होना क्या होता है, जरूरी होता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। यह आपकी अंतःक्रिया, बात ध्यान में रखिए। यानी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया या क्रिया है। उसके बाद दूसरी जो हमारी विशेषता है वो है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी अध्यापक आज आपको पढ़ा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें पढ़ाई में ही काम आएगा। उसके साथ साथ टीचर होता है वो आपको व्यवहारिक ज्ञान, समाज में रहना भी सिखाता है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, मान लो व्यक्तियों से, जो आपके परिवार के सदस्य, उन सदस्यों में से मिलकर आपका परिवार बनता है। क्या बनता है, परिवार बनता है। और कई परिवारों से मिलकर, और वो परिवार समाज के अंदर प्रथा अनेक नियमों से बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं, अनेक नियमों से बंधे होते हैं। और उन नियमों का हमें, प्रथाओं का परिवारों के द्वारा पालन करना होता है, वो आपका एक समाज है। जिस प्रकार होता है कि चोरी करना बुरी बात है, तो हमेशा बुरी बात है, वो हमें नियम है, वो मानना पड़ता है। वो एक क्या है, समाज के अंदर है। ठीक है, तो ये होगी सामाजिक प्रक्रिया की पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई तो समाज में रहने की व्यवहारिक ज्ञान भी हमें देना चाहिए टीचर के द्वारा। ठीक है, तीसरी है हमारे पास कला। तो शिक्षण एक कला है। क्या है, कला है। अब आपको मैं सीधा ही बोल दूं आ जाओ आप पढ़ाने लग जाओ, तो आप नहीं पढ़ा सकते। ये एक कला है पढ़ाने की। जरूरी नहीं है कि जो टीचर पढ़ाता है उसको सब कुछ आता हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाना आता है।
चाहे वो कैसे ही पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाना आता है, वो पढ़ाने की एक उसके पास क्या है, कला है, उसकी आर्ट है, एक क्या है, कला है उसकी, चाहे कैसे भी, लेकिन उनको क्या आता है, पढ़ाना आता है। इसलिए शिक्षण एक क्या है, कला है। क्या है, कला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है, त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय मतलब हो गया तीन ध्रुव होंगे इसमें, तभी आप क्या बन सकते हो, एक शिक्षक कर सकते हो, जो भी अपना कार्य करेंगे शिक्षक के रूप में। तो पहला तो इसमें अध्यापक ही शामिल होगा, तभी शिक्षण बनेगी। दूसरा, विद्यार्थी शामिल होगा। तीसरा, इस विद्यार्थी से संवाद करने के लिए हम किस टॉपिक पर संवाद कर रहे हैं, चाहे हम सिलेबस से बात कर रहे हैं, चाहे हम हमारे टॉपिकों से बात कर रहे हैं, यानी सिलेबस की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे किसकी भी बात करो, चाहे हम किसकी बात करें, सिलेबस पर बात करें, यानी इन तीनों चीजों का होना क्या होता है, अनिवार्य। इसलिए क्या कह दिया, त्रिध्रुवीय। क्या कह दिया, त्रिध्रुवीय। दो व्यक्ति तो अनिवार्य है शिक्षण में, अंतःक्रिया के अंदर। दो किसके अंदर, अंतःक्रिया। त्रिध्रुवीय में तीन, अध्यापक, विद्यार्थी और उससे संबंधित जो सिलेबस, उसका होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। क्या होता है, अनिवार्य होता है। और जो शिक्षण है वो अधिगम को बढ़ावा देता है। अधिगम को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, अधिगम को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, अधिगम। अधिगम को बढ़ावा देता है, मतलब अधिगम, अधिगम का अर्थ आप सभी को पता होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। अब जो व्यक्ति सीखेगा और सिखाएगा तो उसके जो सीख रहा है उसके अंदर बढ़ावा होगा कि नहीं होगा। इसलिए अधिगम को क्या करता है, शिक्षण बढ़ावा देता है। क्या करता है, अधिगम को बढ़ावा देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में भाषाई प्रक्रिया, किस भाषा के अंदर पढ़ा रहा है, तो वो भी एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, भाषाई प्रक्रिया है। क्या है, भाषाई प्रक्रिया है। ये हो गई हमारे शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित, यानी इसकी लगभग कितनी विशेषता होगी आपके सामने, तो आपको 5 विशेषताएं सामने दिख रही है। कितनी विशेषताएं दिख रही है, 5 विशेषताएं आपके सामने दिख रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितनी विशेषताएं होगी, 5। आप एक छठी जो मैं बोल रहा हूं, भाषाई, वो भी ध्यान में रखना है। किस भाषा के अंदर संवाद हो रहा है, भाषाई प्रक्रिया है। किसी प्रक्रिया है, भाषाई। ये बात आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आगे शिक्षण से संबंधित सूत्र। शिक्षण से सूत्र, शिक्षण के सूत्र या शिक्षण से संबंधित सूत्रों की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। शिक्षण के सूत्र क्या है, आपके शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्रों की अगर हम बात करें तो इसके टोटल 8 सूत्र है। कितने हैं, 8। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे सर जी, तो इसमें अगर हम देखें ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब कोई भी टीचर है, स्टार्टिंग में चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हो, 2-3 साल के बाद जैसे ही आप टीचर बनोगे, तो जैसे ही आप पढ़ाने लगोगे तो बच्चों को कभी भी वो चीज नहीं पढ़ानी चाहिए जो चीज उनको नहीं आती है। कभी नहीं पढ़ानी चाहिए। वो जो चीज बच्चों को आती है पहले वो पढ़ानी चाहिए। अगर आप जो चीज नहीं आती है वो पढ़ाने लगे तो बच्चों को चीज कठिन लगेगी। आप सरल चीज पढ़ाओ जो उनकी आती है, फिर धीरे धीरे उनको जो नहीं आती उसकी ओर ले जाओ। इसलिए कहा गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कहा गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहा गया है। ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अगर मान लो मैं आपको दे दूं एलसीएम कि 3 और 7 का एलसीएम निकालो। अब आपको पता है 3 और 7 को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, कुछ को पता होगा। ठीक है, मान लो आप टीचर बन गए 105 तक, आपको दे देंगे कि 7वीं क्लास में आपको गणित पढ़ानी है। कौन सी क्लास में, 7वीं क्लास में। ठीक है, और आपको बोलेंगे गणित में पढ़ानी है, और गणित में आपने टॉपिक लिया एलसीएम। क्या लिया, एलसीएम।
अब मान लो 7वीं क्लास में कुछ को आते हैं और कुछ को नहीं आते, बाकी हम चौथी 5वीं क्लास में एलसीएम बच्चों को क्या सिखाते हैं। ठीक है, कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, ये बात होती है। ठीक है, अब हमें सभी को पता है, आप पहले इस ऐसे निकालते थे एलसीएम, ऐसे सिखाया गया था भाई, ऐसी आप आकृति बनाते थे, इस प्रकार एलसीएम निकालते थे। यह तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं एलसीएम निकालना, तो आप बच्चों को बताएंगे, बच्चे वास्तव में मानेंगे आपको कि क्या सरल ने सरल तरीका बताया बिल्कुल। तो इसका एलसीएम आपको नहीं निकालना आता, कुछ को निकालना आता, कुछ को नहीं आता। तो आप पहले 3 की टेबल लिखिए, फिर 7 की टेबल लिखिए। जिस प्रकार 3 की टेबल सभी लिख सकते हो, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाई 30। उसके बाद 7 की टेबल लिखो, 7 एकम 7 7 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दाई 70। ये टेबल तो सभी की याद होगी। यानी अब इसका एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ये होता है। यानी हमें दोनों टेबल के अंदर पहले कॉमन देखो, इसमें पहले कॉमन कौन सा आ रहा है? क्या 3 यहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 6 यहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 9 यहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 15 कॉमन आ रहा है? 35 नहीं है। 18 42 आ रहा है? नहीं आ रहा। 21, हाँ 21 ये यहां पे रहा और 21 ये यहां पे रहा। तो सबसे पहले कौन सा ये दोनों टेबल के अंदर कॉमन है? तो 21 आया है। तो इसलिए दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 21 हो गया। क्या हो गया? 21। ये बिल्कुल सरल तरीका, बच्चों को टेबल तो आती होगी, चाहे कौन सा भी एलसीएम दे दो, अगर बच्चों को ये तरीका बताओगे ना आप, तो बिल्कुल सरल माने। और इस तरीके से आप धीरे धीरे उनको बड़े की ओर प्रश्नावली जैसे भी आपकी सवाल की ओर ले जाओगे, तो बच्चे क्या होंगे? खुश होंगे। क्यों? क्योंकि पहले उनको ये चीज आती थी। खुश होंगे वो क्योंकि हमें तो ये चीज आती है, अच्छा है। तो फिर उनको धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाओगे आप। ये होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी इन दोनों के अंदर कॉमन पहले 21, यहां भी 21। अगर ये 6 यहां आ जाता और 6 यहां आ जाता तो कॉमन ये आ जाता। यहां मान लो 15 आ जाता, यहां 15 आ जाता, तो ये कॉमन 15 हो जाता। अब सबसे पहले कौन सा कॉमन आया? 21 आया। कौन सा? 21। इसलिए एलसीएम क्या हो गया? 21 हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला सूत्र था आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चों को चीज नहीं आती है, सरल है, उस चीज को पढ़ाइए और बाद में कठिन की ओर धीरे धीरे उनको ले जाइए। ये होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद है विश्लेषण को संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर दूसरा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सीधी सी बात है। अब मैंने आपको एलसीएम बताया, तो एलसीएम में आपको सीधा भी बता सकता था भाई 7 और 3 का, मुझे पता ही था पहले 21 होता है, मैं ऐसे बता सकता था आपको भाई 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है। तो आपको ये तो पता चल जाता कि 7 और 3 का 21 एलसीएम होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता भाई कैसे होता है, क्यों होता है, इतना ही क्यों होता है। ये बात है। ठीक है, यानी हम जो भी चीज बता रहे हैं उसका विश्लेषण करना, उसका निचोड़ निकालना क्या होता है? हमारा विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण। ठीक है, और उस विश्लेषण को फिर एक करना। मैंने पहले आपको 3 की टेबल लिखी, फिर 7 की लिखी, फिर उसमें कॉमन निकाला 21, फिर उन 21 को मेल किया भाई 3 और 7 का क्या होता है? 21। यानी एक करना। विश्लेषण का अर्थ आपसे पूछ ले तो छोटे छोटे भागों में तोड़ना। क्या होता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना, तोड़ना। और विश्लेषण का आपसे पूछे, विश्लेषण का आपसे पूछे तो विश्लेषण का बताओगे छोटे छोटे भागों को एक करना या छोटे छोटे भागों को जोड़ना। छोटे छोटे भागों को जोड़ना। फिर मैंने अब पहले 7 और 3 की टेबल बनाई, फिर 21 किया, फिर यानी उनको एक साथ बताया 3 और 7 की
एलसीएम क्या होता है 21 होता है, यानी छोटे छोटे फिरे भागों को जोड़ना, और विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे भागों को तोड़ना। यानी हम कोई भी चीज बता रहे उसको पूरा तोड़ के बताए ताकि बच्चों को क्या आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। आज हमने सूत्र 2 सूत्र बात कर लिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो टोटल 8 सूत्र है, ठीक है। और बाकी ये 2 सूत्र हो गए, बाकी हम बात कल करेंगे। धन्यवाद।